हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेहूं की खेती मतलब वीट कल्टीवेशन के बारे में। सबसे पहले है इसका वानस्पतिक नाम मतलब बोटनिकल नाम। जब हम एग्रीकल्चर में किसी भी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है बोटनिकल नाम। तो गेहूं का बोटनिकल नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। और जब भी हम बोटनिकल नेम को लिखते हैं तो कैपिटल जो फर्स्ट जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है और उसको फिर हम अंडरलाइन कर देते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद है कुल या परिवार या फैमिली। तो गेहूं का फैमिली क्या होता है? पोएसी। पोएसी या ग्रेमनी, इसी को हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे पोएसी या ग्रेमनी। उसके बाद है क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या। तो गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? वो होता है 42, मतलब 2n बराबर 42 42। और ये हेक्साप्लॉइड स्पीसीज का है। हेक्साप्लॉइड स्पीसीज के जो वीट होते हैं उसका होता है 42। हेक्साप्लॉइड क्या होता है इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है हेक्साप्लॉइड। उसके बाद है ओरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थल। गेहूं का उत्पत्ति स्थल क्या होता है? साउथ वेस्ट एशिया। इसका एक ट्रिक है याद करने का। जैसे क्या कि धान क्या होता है, धान हमेशा बहुत अधिक पानी में होता है। तो बहुत अधिक पानी कहाँ होता है? समुद्र में। समुद्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी, SEA, सी, है ना। तो सी क्या होता है? राइस का होता है। सी का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया। सी का मतलब क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया। उसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछेगा वीट का क्या होगा, मतलब गेहूं का उत्पत्ति स्थल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? ई को हटा के डब्ल्यू कर देंगे, SWA, साउथ वेस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ ट्रिक्स याद कर सकते हैं क्या कि क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? SWA मतलब साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। या इसी को हम क्या लिखेंगे हिंदी में? दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड एज। तो गेहूं को हम लोग किस किस उपनाम से जानते हैं? तो गेहूं को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स। मतलब सीरियल क्रॉप्स का मतलब होता है अनाज वाली फसल। तो अनाज वाली फसलों का हम लोग गेहूं को राजा बोलते हैं। एंड ऑल्सो नोन एज स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड। कहने का मतलब कि स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है कि विश्व का मुख्य आहार। मतलब क्या विश्व में जितने भी फसल उगाए जाते हैं उन सब में सबसे अधिक गेहूं को ही खाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि जो है दुनिया भर में गेहूं को सबसे अधिक खाया जाता है। मतलब इस कारण से उसको स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। अगर हम एरिया की बात करें, मतलब क्षेत्रफल का बात करें कि क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ पर है इसका? एरिया। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जो है इंडिया के पास इसका, मतलब फर्स्ट स्थान जो है वो किसका है? वो है इंडिया का। और सेकंड किसका है? सेकंड स्थान है चाइना का। अगर हम प्रोडक्शन में बात करें, अगर हम उत्पादन में बात करें तो उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो चेंज हो जाता है, मतलब वो उल्टा हो जाता है। फर्स्ट नंबर पर है चाइना, सेकंड नंबर पर है इंडिया, ठीक है। अब है क्या कि वर्ल्ड में कितना, मतलब क्या कि कितना एरिया पर, कितने क्षेत्रफल पर जो है गेहूं की खेती होती है? तो मोर देन 240 मिलियन हेक्टेयर, 240 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर जो है गेहूं की खेती होती है पूरे दुनिया भर में। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो वो कहाँ है? यूपी में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश।
और सेकेंड स्थान कौन है? फर्स्ट कौन है? यूपी। सेकेंड कौन है? तो सेकेंड है मध्य प्रदेश। ठीक है। और क्या होता है कि हम भारत की जब बात करते हैं तो भारत में जिस फसल का सबसे अधिक एरिया होता है लगभग उसी फसल का मतलब क्या वहीं पर जो है उस फसल का सबसे अधिक उत्पादन भी होता है। कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन है, तो इंडिया सेकेंड। उसी प्रकार से अगर प्रोडक्शन का पूछा जाए तो क्या होगा? यूपी में सबसे अधिक होता है गेहूं का प्रोडक्शन, मतलब कि हाँ गेहूं का उत्पादन। और सेकेंड स्थान पर क्या है? एमपी। एमपी मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश। उसके बाद है इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम। गेहूं के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में जो बीसीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था क्या कि गेहूं के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? तो पुष्पक्रम मतलब होता है बाली। सिंपल अगर अर्थ में समझे तो पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है? बाली। मतलब गेहूं के बाली को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गेहूं के बाली को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेड, ईयर या स्पाइक, है ना। क्या होता है क्या कि जो भी साइंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग क्रॉप के अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस को वो अलग अलग नाम देते हैं। तो गेहूं के जो बाली होता है जब कोई साइंटिस्ट लोग बात करते हैं तो वो उसको हेड बोलते हैं, हेड, ईयर या स्पाइक। तो क्या होता है कि स्पाइक जो होता है, जो गेहूं का बाली होता है, उसमें गेहूं जो है कवर होता है दो परत से। तो उसमें होता है, एक होता है लीमिया, लेमा, और एक होता है पीलिया। ठीक है। ये दोनों जैसे क्या कि जो गेहूं का दाना होता है उससे क्या होता है? भूसी निकलता है ना, मतलब वो एक कवर में बंद होता है। तो उसमें दो कवर होता है और एक होता है लेमा और एक होता है पीलिया। जैसे क्या अगर हम गेहूं का अगर हम इस टाइप का बनाएं फिगर, ये मान लेते हैं क्या कि गेहूं है, तो इसमें क्या होता है? ऐसे ऐसे करके निकला होता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑन्स। ऑन्स, ठीक है। जो जैसे क्या कि अगर आप गांव में जहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, जहाँ पर गेहूं की खेती होती है, अगर वहाँ पर घूमते हैं तो आप लोग वहाँ देखेंगे गेहूं के जो ऊपर का होता है उसमें कुछ कुछ निकला होता है, तो इसको बोलते हैं ऑन्स। इसका काम क्या है कि यह गेहूं की फसल को इंसेक्ट मतलब कीट पतंग से बचाता है। उसके बाद है गेहूं के फल का प्रकार। फल का प्रकार कहने का मतलब हुआ कि गेहूं के दाने को हम लोग क्या बोलते हैं? जो उसका सीड आता है, जो उसका दाना आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। गेहूं के फल का प्रकार क्या हो जाएगा? कैरियोप्सिस। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद गेहूं में प्रोटीन प्रतिशत। तो गेहूं में 8 से 11% जो है प्रोटीन पाया जाता है। और इससे यह भी क्वेश्चन पूछता है क्या कि गेहूं के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? मतलब कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटेन। ग्लूटेन। गेहूं में जो है ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, और कितना पाया जाता है? 8 से 11% के बीच पाया जाता है। क्या होता है कि गेहूं में जो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है वह ब्रेड मेकिंग मतलब कि रोटी बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी ग्लूटेन प्रोटीन कारण जो है रोटी फूलता है। जैसे क्या कि जब हम रोटी को बेलते तो क्या होता है क्या कि अगर कहने का मतलब हुआ कि जिस आटा में ग्लूटेन % कम होगा तो जब हम रोटी को बेलेंगे तो वह जो है क्या होगा कि चिपक जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आने लगता है। तो इस कारण से गेहूं में जो है हाई ग्लूटेन प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद है सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला राज्य। मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक उत्पादन है गेहूं का। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य। तो ये क्या है? पंजाब।
पंजाब में जो है गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर। कितना होता है? 45 क्विंटल पर हेक्टेयर, है ना। उत्पादकता का मतलब होता है उत्पादन पर हेक्टेयर एरिया में कितना उत्पादन होता है, उसी को बोलते हैं उत्पादकता। उसके बाद है प्रमुख खरपतवार। इससे भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं में सबसे प्रमुख खरपतवार कौन है, तो वो क्या है? फ्लेरिस माइनर। इसी को हम बोलते हैं गेहूं का मामा, वन गेहूं, गुल्ली डंडा, इसी को बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा, वन गेहूं, गुल्ली डंडा, सब हम इसी को बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? PHA फ्लेरिस माइनर, है ना, यह इसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्या कि इसका जो एग्जाम में टेस्ट वेट पूछता है। टेस्ट वेट मतलब होता है कि 1000 दानों का भार है, परीक्षण भार। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षण भार। ये होता है 2 ग्राम। मतलब अगर हम फ्लेरिस माइनर का अगर हम 1000 बीज को लेंगे तो उसका वजन कितना होगा? 2 ग्राम। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है। जब आप गांव में गेहूं के खेत में घूमिएगा तो आप देखिएगा कि जो फ्लेरिस माइनर होता है सेम टू सेम देखने में जो है गेहूं के प्लांट की ऐसा ही लगता है। उसके बाद एक गेहूं का परीक्षण भार, तो गेहूं का कितना होता है? 40 ग्राम। ठीक है, आगे है पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ये कितना होता है? 22.5 सेंटीमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स इसमें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी का मतलब मान लेते हैं क्या कि एक पंक्ति यहाँ लगा हुआ, एक पंक्ति यहाँ, एक पंक्ति यहाँ, एक पंक्ति यहाँ, तो इस दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस हुआ इसी को बोलते हैं रो टू रो डिस्टेंस, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। उसके बाद एक गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। सिंचाई की प्रमुख क्रांतिक अवस्था मतलब क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है वो अवस्था जिसमें उस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत हो। अगर उस समय पर उस चीज़ को अगर हम वहाँ पर नहीं देंगे तो हमारा फसल का उत्पादन बहुत अधिक घट जाएगा, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। वो होते हैं CRI स्टेज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। यह क्या होता है? 21 दिन DAS, डे आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के जो है 21 दिन बाद जो है क्राउन रूट इनिशिएशन होता है। अब है क्या कि CRI क्या होता है, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देखेंगे कि CRI स्टेज है क्या। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं कैसा है? गेहूं एक C3 प्लांट है। C3 प्लांट उसको कहते हैं जिसमें C3 साइकिल पाया जाता है। उसके अलावा क्या है? यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, मतलब कि गेहूं में जो है स्वपरागन होती है, स्वपरागित फसल है। और क्या है कि गेहूं जो है लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब क्या है कि इसको जो है फ्लावरिंग के लिए 12 से 14 घंटा मतलब टेम्परेचर की तापमान की आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने गेहूं से संबंधित कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को देखा है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वीट का क्लासिफिकेशन और CRI स्टेज क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीका से समझेंगे। धन्यवाद।